भारत का संवैधानिक विकास का अध्ययन हम 3 भागों के अंतर्गत कर रहे थे। आज हमारा तीसरा और अंतिम भाग है। इसके पश्चात ये पार्ट हमारा पूर्ण हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भाग पूर्ण होगा। उस क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे भारत शासन अधिनियम 1892 का। आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति एक निर्णायक क्रांति थी। उसके उपरांत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। जो द्वैध शासन ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा लागू किया गया था, उसे भी 1 नवंबर 1898 को समाप्त कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। इसके पश्चात अब भारत का जो शासन है पूर्णतया क्राउन के पास चला गया था। क्राउन की सहायता के लिए वहाँ पर एक पद सृजित किया गया था और वो पद था भारत सचिव का, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया, और उसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद का भी गठन किया गया था। 1861 के 4 बिंदुओं को मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि क्या क्या विशेष बातें थी। 1861 में जैसे लोक प्रतिनिधित्व के तत्व का जो समावेश था, उस समय केवल जो है नॉमिनेशन हो रहा था। ये कहा गया था कि जब भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी विधायी विषयों पर काम करेगी तो उसमें कुछ गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे। लेकिन अब यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली का सहारा ले लिया गया। 1892 में इलेक्टोरल प्रोसेस को पहली बार भारत में लागू किया गया। यद्यपि ये बहुत सीमित आधार वाली निर्वाचन प्रक्रिया थी, क्योंकि इसमें तय किया गया था कि कुछ ऐसे लोग वोट देने का अधिकार रखेंगे जो है एक निश्चित स्तर से ऊपर कर अदायगी करते हों, लगान देते हों, या जिन्हें जो है शिक्षा का जिनका स्तर उच्च हो, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई, लेकिन साथ में मनोनयन यानी नामांकन की व्यवस्था भी चलती रही। अर्थात जो अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 16 सदस्य थे, वो आंशिक रूप से निर्वाचित होने लगे और आंशिक रूप से नामित होने लगे। नामांकन और निर्वाचन दोनों ही प्रारंभ हो गया। यहाँ पर जो गैर सरकारी सदस्य थे, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यानी वो कार्यकारिणी के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते थे, किंतु वो पूरक प्रश्न नहीं कर सकते थे। यानी जो भी उत्तर गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा दिया जाएगा, उससे वो संतुष्ट रहेंगे। पूरक प्रश्न यानी क्रॉस क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन वो नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, किंतु वो जो है गैर सरकारी सदस्य वो मत विभाजन में हिस्सा नहीं ले सकते थे, वोट डिवीजन नहीं कर सकते थे। तो ये 3 बिंदु 1892 के भारत शासन अधिनियम के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और ये वस्तुतः आप सभी जानते हैं, दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस के उदारवादी नेता वो जो है मांग कर रहे थे व्यवस्थाओं की। तो आंशिक रूप से अंग्रेज उदारवादी नेताओं को संतुष्ट करने के लिए ये व्यवस्था लागू किया उन्होंने, और ये 3 महत्वपूर्ण प्राविधान कर दिए। यहाँ अगला पॉइंट है कि भारत शासन अधिनियम 1909 मिंटो मॉर्ले सुधार के रूप में इसे हम जानते हैं। थोड़ा सा ऐतिहासिक नेपथ्य यहाँ लेना आवश्यक है। लॉर्ड कर्जन अत्यंत प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, और वो जो है लॉर्ड कर्जन का ध्येय था कि जो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता पनप रही है, उस एकता को विखंडित किया जाए, और उस एकता को विखंडित करके जो राष्ट्रीय आंदोलन पनप रहा है उसको विध्वंस कर दिया जाए। तो लॉर्ड कर्जन ने एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी
यानी बांटो और राज करो की नीति को लाने का प्रयास किया। लॉर्ड कर्जन के बाद जब लॉर्ड मिंटो भारत आया तो उसने इस बांटो और राज करो की नीति को विधिवत संस्थाबद्ध करने का प्रयास किया। उसने 1906 में ढाका के नवाब समीउल्लाह और आगा खां को प्रोत्साहित किया कि वो कांग्रेस के पैरेलल समानांतर मुसलमानों का एक दल मुस्लिम लीग स्थापित करे, और उसी के प्रेरणा से ढाका के नवाब समीउल्लाह और आगा खां ने अंततः 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। यहाँ पर जो मिंटो मॉर्ले सुधार है, यद्यपि आंशिक रूप से भारतीय जनमानस को संतुष्ट करना था, लेकिन साथ में उनका ध्येय था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, ताकि वो अंग्रेजी राज्य भारत में लंबे समय तक बना रहे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि निर्वाचन के आधार को व्यापक कर दिया गया। साथ ही 60 सदस्य, पहले जो 16 सदस्य होते थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, वो एक विधायी स्वरूप भी होने लगा और उसके सदस्य 60 हो गए। साथ ही जो सबसे खतरनाक निर्णय लिया गया वो सांप्रदायिक आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। इसमें मुसलमानों को पहली बार सांप्रदायिक आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, और इससे भारत में संप्रदायवाद का बीजारोपण हुआ। वही कालांतर में पुष्पित पल्लवित हुआ, और उसका जो दुखद परिणाम देश के विभाजन के रूप में 1947 में दिखेगा। भारत का विभाजन का आधार यही आप कह सकते हैं मिंटो मॉर्ले सुधार द्वारा जो संप्रदायवाद का बीजारोपण हुआ, वही उसका कारण बना। इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। पृथक प्रतिनिधित्व का आशय था कि मुसलमान सदस्य ही खड़े होंगे और उनको जो वोट देने वाले होंगे वही मुस्लिम ही वोट दे सकेंगे। तो वो वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन को विखंडित करने का उद्देश्य था। यहाँ अगला पॉइंट कि विधायी विषयों को 2 सूचियों में बांट दिया गया। 2 सूचियां थी, उसमें जो है केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची में 2 सूचियां, वो जो है पहली बार जो लेजिस्लेटिव आइटम्स थे वो 2 सूचियों में बांटे गए, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची में जो है गवर्नर के अधीन था और उसकी परिषद कार्य करती थी, जबकि केंद्रीय सूची पर गवर्नर जनरल कार्य करता था। तो इस प्रकार विधायी विषयों का बंटवारा यहाँ पर प्रारंभ हो गया। एक और महत्वपूर्ण फैसला इसमें था कि 1909 का भारत शासन अधिनियम जो है उसमें भारतीयों की मांग को देखते हुए अब जो गैर सरकारी सदस्य थे जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते थे, अब उन्हें प्रश्न पूछने के साथ साथ उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। वो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते थे, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये अधिकार दे दिया, यानी अधिक लोकतंत्र की ओर अब बढ़ा जा रहा है। साथ ही जो बजट पर बहस करने का अधिकार था केवल, अब वो मत विभाजन करने का भी अधिकार भारतीय सदस्यों को दे दिया गया। तो ये 4-5 बिंदु महत्वपूर्ण है, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर जो पृथक प्रतिनिधित्व की बात है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और ये भाई सांप्रदायवाद के बीजारोपण का काल था। अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी कि कैसे वो जो है भारत पर अपना राज्य आगे तक ले जाए। अब यहाँ पर 1909 से इसके पश्चात भारत में तेजी से जन आंदोलन प्रारंभ हो गए। उग्रवादियों का नेतृत्व आया, लाल बाल पाल त्रिगुट, और इधर क्रांतिकारी आंदोलन भी अपने चरम पर था। ये क्रांतिकारी जो थे वो भिन्न मिट्टी के बने थे। वो न तो उदारवादियों के राजनीतिक भिक्षावृत्ति में विश्वास रखते थे और न ही उग्रवादियों के सक्रिय प्रतिरोध पर। तो इन सब प्रभावों के चलते अंततः एक अधिनियम आएगा 1919 का। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण पक्ष जोड़ा जाना चाहिए, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा भारत में चलाया जा रहा था, और ये जो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया होम रूल आंदोलन था, वो वस्तुतः
इस आंदोलन का प्रभाव ये था कि अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया, और इस आंदोलन का उद्देश्य भी था कि हमें आयरलैंड की तर्ज पर स्वशासन सौंपा जाए, औपनिवेशिक स्वराज्य सौंपा जाए। इसी आंदोलन के प्रभाव से अंग्रेजों ने एक अगस्त घोषणा, उसमें भारत सचिव थे मांटेग्यू ने इंग्लैंड जा करके वहाँ पर जो है विचार विमर्श किया, और उस विचार विमर्श के पश्चात उन्होंने अगस्त घोषणा की। अगस्त घोषणा में ये पक्ष था कि अब भारतीयों को शासन प्रशासन की प्रत्येक शाखा में अधिकाधिक भागीदारी दी जाएगी। इस घोषणा का भारत के जो उदारवादी नेता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे उदारवादी नेता, उन्होंने इसका स्वागत किया था कि उदारवादियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए अंग्रेज जो है शासन प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को अधिकाधिक शामिल करने की बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए जब 1919 में 2 साल पश्चात मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, तो उसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्राविधान किए गए। यहाँ पर मांटेग्यू भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया, और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। दोनों के नाम पर ये भारत शासन अधिनियम 1919 है, जिसे हम मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसके द्वारा विधायिका को, केंद्रीय विधायिका को 2 सदनीय कर दिया गया। 2 सदन हो गए, जैसे कि आज केंद्रीय विधायिका 2 सदन है, उसके उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। तो पहली बार केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही आई थी। यहाँ पर अंग्रेजों ने विधायी विषयों को जो 2 सूचियों में बंटवारा किया था, उसमें अब जो है प्रांतीय सूची और केंद्रीय सूची तो रही, लेकिन साथ में प्रांतीय सूची में उन्होंने पुनः 2 भागों में विधायी विषयों को बांट दिया। प्रांतीय सूची के जो विषय थे वो आरक्षित और हस्तांतरित, यानी रिजर्व और ट्रांसफर्ड 2 कैटेगरी में विधायी विषय आ गए। उनमें जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषय वो अंग्रेज गवर्नर के अधीन थे, जबकि जो ट्रांसफर्ड थे यानी हस्तांतरित विषय थे, वो अब निर्वाचित भारत मंत्री को दे दी गए थे। यद्यपि विधायी विषयों का बंटवारा चूंकि बड़ा अतार्किक था, जिसको लेकर के आगे समस्या आएगी, और वो जो है जो निर्वाचित भारतीय मंत्री हैं वो ही इसका विरोध करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जब सत्ता हस्तांतरण की बात आई, तो प्रांतीय विषयों के जो हस्तांतरित विषय थे उन पर ही निर्वाचित भारत मंत्री, जो भारतीयों द्वारा निर्वाचित होते थे, उनको ये अधिकार दिया गया। यहाँ पर जो है आगे हम चलते हैं। आरक्षित विषय मैंने चर्चा की कि भाई गवर्नर के अधीन थे। यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को आगे बढ़ाया गया, जो 1909 में ये इसको विधिवत संस्थाबद्ध कर दिया गया था। विधायिका जैसी संस्था में डिवाइड एंड रूल दिख रहा था अंग्रेजों का, वही चीज इसमें और बढ़ा दिया गया। जो अभी तक पृथक प्रतिनिधित्व मुसलमानों को दिया गया था, वही अब पृथक प्रतिनिधित्व पंजाब में जैसे सिखों को दे दिया गया, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को ये पृथक प्रतिनिधित्व दे करके उनका केवल उद्देश्य यही था कि भारत की एकता को छिन्न भिन्न करना, उन्हें ध्वस्त करना, उसे ध्वस्त करना। यहाँ पर जो द्वैध शासन है, 1919 की एक विशेषता है द्वैध शासन की, जिसको आप समझ लें। यद्यपि भारत में पहली बार द्वैध शासन आप सभी जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा आया था, लेकिन वो द्वैध शासन वस्तुतः ब्रिटिश क्राउन और कंपनी के तहत था। उसमें ब्रिटिश क्राउन तथा कंपनी 2 शक्तियां थी, दोनों ही यूरोपीय थी, वहाँ पर उनका स्रोत था। लेकिन यहाँ पर जो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन आया, डायरकी इन प्रोविंस, उसमें भारतीयों को कुछ सत्ता हस्तांतरित की गई।
यानी भारतीय अब जो है सत्ता का प्रयोग करने लगे हस्तांतरित विषयों में, जबकि गवर्नर जो था वो आरक्षित विषय पर अपना काम करता रहा। यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु और कहा जा सकता है कि उच्चायुक्त का एक पद सृजित किया गया, हाई कमिश्नर का पद सृजित किया गया, और ये इस पद पर बैठा व्यक्ति वस्तुतः जो है ब्रिटिश कॉलोनीज में कूटनीतिक कार्य थे, वैदेशिक संबंध थे, उनके लिए था। और इसके बाद जो है इस अधिनियम द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि महिला मताधिकार, पहली बार जो है महिलाओं को मताधिकार दिया गया, महिलाओं को मताधिकार दिया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार महिला मताधिकार प्रदान किया गया, और ये कह सकते हैं सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का एक आधार आ गया। यद्यपि आपको स्पष्ट कर दें यहाँ पर कि जहाँ 1919 में भारत में महिलाओं को मताधिकार मिला, जबकि अंग्रेजों ने अपने देश में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1928 में दिया था, यानी 9 साल बाद वहाँ पर महिलाओं को मताधिकार दिया गया, जबकि भारत में ये 1919 में ही महिला मताधिकार प्रदान कर दिया गया था। इस जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में एक और प्राविधान किया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग इस बात का जो है जांच करेगा, अध्ययन करेगा कि भारतीय स्वशासन हेतु किस स्तर तक सक्षम हुए हैं, उनको कहाँ तक स्वशासन दिया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब ये जो है भारतीय जनता और जो निर्वाचित भारतीय मंत्री थे वो प्रांतों के द्वैध शासन से ऊब गए, क्योंकि जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि जो बंटवारा था विधायी विषयों का वो बड़ा अतार्किक था। जैसे कृषि हस्तांतरित विषय था जो निर्वाचित भारत मंत्री के पास था, जबकि अंग्रेज जो है सिंचाई स्वयं आरक्षित किए हुए थे। तो सिंचाई के बिना कृषि कैसे? जब भी जो है फील्ड में निर्वाचित भारत मंत्री जाता था तो कृषकों की मांग को पूरा नहीं कर पाता था, सिंचाई चूंकि वो आरक्षित विषय में था। इसी प्रकार जो है कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था हस्तांतरित विषय था, लेकिन पुलिस और सेना वो वस्तुतः आरक्षित था, और जो है बिना पुलिस और सेना के कानून व्यवस्था मेंटेन कर पाना निर्वाचित भारत मंत्री के लिए असंभव था। कुल मिलाकर के उनका ये ध्येय था अंग्रेजों का कि आप अभी स्वशासन हेतु सक्षम नहीं हुए हो, अतः अभी और हम आपको राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करेंगे, ये उनका ध्येय था। लेकिन जब जनता यहाँ पर आंदोलन करने लगी, जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्धारित अवधि से 2 वर्ष पहले ही 1929 में प्राविधान तक की आयोग गठित किया जाएगा, लेकिन 2 वर्ष पहले ही 1927 में नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। फरवरी 1928 में भारत आया। ये साइमन कमीशन 7 सदस्यीय था। भारतीयों के सत्ता हस्तांतरण के विषय पर चर्चा होनी थी, किंतु कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इसको लेकर के जो 7 सदस्यीय इसका साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसके विरुद्ध जो है भारतीय जनता ने प्रदर्शन किए, साइमन गो बैक के नारे बुलंद किए गए। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां भाजी, जिसकी चोट के चलते कालांतर में लाला जी का निधन हुआ। मृत्यु के कुछ समय पश्चात उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी ब्रिटिश पुलिस की एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कीलें साबित होंगी। वो वस्तुतः आप देख रहे हैं 1947 में देश आज़ाद हुआ, लाला जी की ये भविष्यवाणी भी सत्य साबित हुई। इतने विरोध के बावजूद लखनऊ में भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। उन पर भी लाठियां चली थी पुलिस की। लेकिन इतने विरोध के बावजूद साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी
वो जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम का आधार साबित हुई। और 1935 का भारत शासन अधिनियम अब तक का सबसे व्यापक अधिनियम था। इसमें प्राविधान 300 से अधिक थे और इसमें अनुसूचियां भी शामिल की गई थी। एक सबसे व्यापक विलेख था और इसके द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए वो यहाँ पर न केवल यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बल्कि आगे चल करके हमारा जो स्वतंत्र भारत का संविधान है उसमें भी जो 200 अनुच्छेद हैं वो शब्दशः वो शामिल कर लिए जाएंगे। इसके द्वारा जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की अवधारणा सबसे पहले इस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। किंतु इसमें ये कहा गया कि भाई इस अखिल भारतीय संघ में, ऑल इंडिया फेडरेशन में, जो देशी रियासतें हैं उनको शामिल होने या न होने का विकल्प उपलब्ध रहेगा, अर्थात वो अवधारणा व्यवहार में नहीं आ पाई। दूसरा, अंग्रेजों ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। अब जो है पूरी तरीके से प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू कर दी गई। अब वो अंग्रेज गवर्नर केवल सांकेतिक संवैधानिक प्रमुख रह गया और पूरी तरीके से निर्वाचित मंत्रिमंडल, जैसा कि अब होता है कि राज्यपाल सांकेतिक संवैधानिक प्रमुख है, जबकि जो वास्तविक शक्तियां हैं वो चीफ मिनिस्टर और उसकी मंत्रिपरिषद में, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में होती हैं। वही व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम में लागू कर दी गई। जो प्रांतों में द्वैध शासन को साइमन कमीशन ने या 1935 के भारत शासन अधिनियम में अनुपयुक्त माना, वही द्वैध शासन अब केंद्र में लागू कर दिया गया और केंद्रीय सूची के विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में कर दिया गया। यहाँ पर विधायी विषयों का एक त्रिसूत्रीय बंटवारा सुनिश्चित किया गया। इसमें जो है सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट तथा कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, तीनों सूचियां आ गई और ये कहा गया कि भाई केंद्रीय सूची में केंद्रीय सरकार काम करेगी, केंद्रीय विधायिका काम करेगी, स्टेट में जो प्रोविंस की विधायिका है वो काम करेगी, कंकरेंट लिस्ट जो हमारी समवर्ती है उसमें दोनों काम करेंगी। और यहाँ पर यदि एक ही मैटर पर विरोध होता है तो केंद्र का लागू होगा। एक और विशेषता यहाँ पर है, जैसे अवशिष्ट विषय 1935 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल को दे दिए गए। अवशिष्ट विषय जो भी होंगे वो जो इन तीनों सूचियों में नहीं उल्लेखित हैं और समय और परिस्थिति के क्रम में आ जाते हैं, तो वो जो है अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित कर दिए गए। जबकि वर्तमान संविधान में अवशिष्ट विषयों को केंद्रीय विधायिका के लिए सुरक्षित किया गया। लेकिन 1935 में ना तो केंद्र को ना ही स्टेट को, बल्कि ये गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित कर दिया गया था। एक यहाँ पर जो 1919 में जैसे केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय बनाई गई थी, तो इस अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायिका को 2 सदनीय कर दिया गया। अब जो है 6 जो है प्रांत जो थे ब्रिटिश प्रांत, वहाँ पे 2 सदन हो गए। 1935 के अधिनियम के तहत तो 1937 में आम चुनाव हुए। प्रांतों में निर्वाचित भारतीय मंत्रिमंडलों ने अनेक कल्याणकारी कार्य किए, जनता भी उनके कार्यों से संतुष्ट थी। किंतु जब जो है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और ब्रिटिश सत्ता ने बिना भारतीय नेताओं के सलाह मशविरे के उसने इंग्लैंड की ओर से भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा होने की घोषणा कर दी, तो जो है इस पर घोषणा जब कर दी तो इसके विरोध में सभी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया और जो है जिस दिन त्यागपत्र दिया मुस्लिम लीग ने उसे जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अब जो है भारतीयों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास करना चालू किया। तो लॉर्ड लिथिगो उस समय जो है गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अगस्त प्रस्ताव रखा भारतीयों के समक्ष और कहा कि जो है
भारतीयों के लिए संविधान बनाना वस्तुतः भारतीयों का अपना दायित्व है। वो अब इस दायित्व को स्वयं भविष्य में पूरा करेंगे। ये भी कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो केंद्र में है, अब केवल 2 पद छोड़ करके सेनापति और विदेश मंत्री का पद, सभी पदों का भारतीयकरण कर दिया जाएगा। और साथ ही ये कहा गया कि चूंकि अभी हम जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए अभी इसे दे पाना संभव नहीं है। युद्ध में आप सहयोग करिए तो युद्ध के उपरांत जो है हम ये व्यवस्था देंगे। लेकिन अब भारत की जनता, भारतीय नेता बहुत परिपक्व हो चुके थे और उन्होंने अगस्त प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया और क्रिप्स जो भारतीय, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे, भारतीय नेताओं से उन्होंने सलाह मशविरा किया और उन्होंने जो प्रस्ताव दिए उनमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये स्वीकार की कि निर्वाचित जो है संविधान सभा द्वारा भविष्य में भारतीय अपने संविधान की रचना कर सकेंगे। और कहा गया कि भाई अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी जिसमें जो है देशी रियासतें भी शामिल की जाएंगी, लेकिन फिर वही विकल्प दे दिया गया तो वो भी संभव नहीं हुआ। क्रिप्स मिशन प्रस्तावों पर जो है भारतीय नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, विशेषकर महात्मा गांधी ने कहा कि जो है क्योंकि इसमें भी क्रिप्स मिशन में भी यही कहा गया कि युद्धोपरांत हम जो है ये व्यवस्था लागू करेंगे। तो इस पर जो है गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ये तो उत्तर तिथीय चेक है, इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक, जिसको एक आलोचक ने और जोड़ा था कि जो एक डूबते हुए बैंक द्वारा जारी की गई है। तो अब भारतीय नेता काफी समझदार हो चुके थे। वेबल योजना और इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आई, ये 3 सदस्य वाली कैबिनेट मिशन। पॉथिक लॉरेंस इसके, पी लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे जो भारत सचिव थे, और इसके 2 अन्य सदस्य थे, अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन में भी आए थे। तो ये 3 लोग जो है भारत आए, उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ सलाह मशविरा किया और यहाँ पर संविधान सभा के गठन का पूरा प्रस्ताव तैयार हो गया। कहा गया कि 10 लाख की जनता पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। इस तरीके से अब ये व्यवस्था थी कि अब अंग्रेज सम्मानजनक तरीके से भारत को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वहाँ पर राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि जो है इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चर्चिल वो हार गए और लेबर पार्टी के नेता प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दिया कि जो है वो 1948 तक भारत को खाली कर देंगे। इसी क्रम में भारत स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया। 15 अगस्त मध्यरात्रि को ब्रिटिश सम्राट ने इस स्वतंत्रता विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे वो अधिनियम बन गया और भारत लंबी दास्ता से मुक्त हो गया। अब जो है स्वतंत्र भारत के आप सभी स्वतंत्र नागरिक हैं। इस प्रकार जो है भारत का संवैधानिक विकास पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।